तो फंजाई के बारे में हम लोगों ने देखा कि हमारा लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। इट कैन बी यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर के लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम लोगों ने एक कॉमन नाम दिया, डैट इज हाइफी। फंजाई हमारे ना तो प्लांट की कैटेगरी में आता है ना तो एनिमल की कैटेगरी में आता है। फर्दर फंजाई को हम लोगों ने दो मेन क्लासेस में बांटे। कौन कौन से? तो नंबर 1 इज सैप्रोफाइट्स एंड नंबर 2 इज पैरासाइट्स। सैप्रोफाइट्स एंड पैरासाइट्स, ठीक है। अब ये सैप्रोफाइट्स क्या होता है और पैरासाइट्स क्या होता है? तो सैप्रोफाइट्स हमारे वैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। वेयर एज अगर बात की जाए पैरासाइट्स की, तो ये हमारे वैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो या तो किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर या उसके बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो मतलब कि ये उनके भोजन लेने का क्या तरीका है, उस बेसिस पे इस फंजाई के पूरे फंजाई को दो मेन क्लासेस में बांटा गया है। नंबर 1 सैप्रोफाइट्स एंड नंबर 2 दैट इज पैरासाइट्स। अब अगर बात करेंगे, चूंकि मैंने आपको बताया कि इट कैन बी यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टी सेलुलर, तो जो हमारे यूनिसेलुलर फंगस होंगे कुछ और कुछ हमारे मल्टी सेलुलर फंजाई होंगे। तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बता देती हूँ। तो यूनिसेलुलर फंजाई हमारा ईस्ट हो गया एग्जाम्पल। मल्टी सेलुलर फंजाई की अगर बात करेंगे तो हमारा पेनिसिलियम हो गया, एस्पेरिगुलस, ब्रेड मोल्ड, मशरूम और भी एक्सेट्रा। ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे यूनिसेलुलर फंजाई और मल्टी सेलुलर फंजाई के। यूनिसेलुलर फंजाई को हम लोग एक्चुअली फंजाई नहीं बोलेंगे, फंगस बोलेंगे जब वो हमारा यूनिसेलुलर रहेगा तो, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग प्रोटोजोआ की। बात करें अगर प्रोटोजोआ की, तो ये भी हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में आते हैं और इनका साइज रेंजिंग लगभग 2 से 200 माइक्रोन्स तक होता है हमारा। और प्लस अगर इनकी बात की तो ये हमारा हेट्रोट्रॉपिक नेचर होता है इनका। मतलब हेट्रोट्रॉपिक नेचर कहने का क्या मतलब है कि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, मतलब कि ये अपने भोजन के लिए किसी और ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा प्रोटोजोआ का क्या क्या हो गया, तो हमारा अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया। तो ये सारे कुछ हमारे एग्जाम्पल्स हैं प्रोटोजोआ के। You can see I have mentioned all the points, that is protozoa, it is unicellular organisms, it is heterotrophic in nature, and further examples are amoeba, paramecium, plasmodium etc. Further heterotrophic मतलब क्या होता है वो भी मैंने बताई थी आपको। those organisms which cannot prepare their own food. Unicellular organism आपको मालूम ही है, सेल मेड अप ऑफ सिंगल सेल। फर्दर इनका साइज रेंज 2 to 200 माइक्रोन्स तक होता है। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं एल्गी की, ठीक है। बात करेंगे अगर एल्गी की, तो एल्गी हमारा एक्वेटिक एज वेल एज फोटोसिंथेटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है। मतलब कि ये अपना भोजन स्वयं बना सकता है, इसलिए इसको हम लोग किस कैटेगरी में डालते हैं? इसको हम लोग ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में डालते हैं। ये भी हमारा यूनिसेलुलर हो सकता है या फिर मल्टी सेलुलर हो सकता है। अगर बात करेंगे यूनिसेलुलर की, तो यूनिसेलुलर एल्गा हमारा कौन कौन? यूनिसेलुलर एल्गी दैट इज हमारा क्लाइम्डोमोनास, और मल्टी सेलुलर एल्गी हमारा यूग्लेना, ब्लूग्रीन एल्गी एक्सेट्रा। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ। अब हम लोग बात करेंगे वायरसेस के बारे में। तो अगर बात की जाए वायरसेस की, तो वायरसेस को भी हम लोग एज अ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंसिडर करते हैं, लेकिन ये बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बहुत डिफरेंट होते हैं। अब ये क्यों डिफरेंट होते हैं? क्योंकि इनका जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है या फिर ये जो रिप्रोड्यूस करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जब तक ये किसी भी होस्ट बॉडी में, मतलब किसी भी ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर नहीं जाएंगे, उसके अंदर रहेंगे नहीं, तब तक ये इनका रिप्रोडक्शन प्रोसेस नहीं हो पाता है। जिस भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये रहते हैं, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स को हम लोग होस्ट कहते हैं। अब ये जो होस्ट है हमारा, ये हमारा प्लांट्स हो सकता है, एनिमल्स हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब है कि वायरसेस हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो हैं, लेकिन ये बाकी ऑर्गेनिजम्स से क्या है? डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है? तो डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इनके सर्वाइवल के लिए, इनके रिप्रोडक्शन के लिए इनको एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जरूरत पड़ती है। क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि ताकि ये उनके बॉडी के अंदर जाके रिसाइड कर सके, रह सके, और अपना फर्दर लाइफ के को आगे रिप्रोड्यूस कर सके, आगे अपने कंटिन्यू कर सके। तो जिस ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर ये रहेंगे, वो हमारा कुछ भी हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, प्लांट हो सकता है, एनिमल्स हो सकता है। लेकिन और ये जिस भी प्लांट के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर या एनिमल्स के अंदर रह रहे हैं, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स को हम लोगों ने एक नाम दिया है, दैट इज होस्ट।
अब और अगर वायरसेस के बारे में हम लोग बात करें तो ये हमारा सबसे स्मॉलेस्ट माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है। और अगर इसके बारे में और डिटेल में देखें तो ये हमारा, पहली बात तो है कि सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में ही नहीं आता। अब ये सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में क्यों नहीं आता है, तो हम लोगों ने देखा है कि कोई भी एक सेल कंप्लीट कब होता है, जब उसके अंदर अलग अलग सेल ऑर्गेनेलिज हों, ताकि वो पूरा सेल अपना डिफरेंट लाइफ एक्टिविटी को, लाइफ के प्रोसेस को फर्दर क्या बोल सकते हैं, उसको वर्क कर सके, कैरी ऑन कर सके। इसके अंदर वो सेल ऑर्गेनेलिज मिसिंग होते हैं, इसलिए हम लोग इसको सेलुलर ऑर्गेनिजम्स नहीं कहते हैं। फर्दर वायरसेस के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। हम लोग यहाँ पे जो भी वायरसेस के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, वो बेसिकली 4 टाइप के वायरसेस के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1 दैट इज प्लांट वायरस, वैसे वायरसेस जो कि प्लांट में पाए जाएंगे, मतलब प्लांट उनका होस्ट के जैसा काम करेगा। नेक्स्ट इज इंसेक्ट वायरसेस, नंबर 3 इज बैक्टीरियल वायरसेस एंड नंबर 4 इज मैमेलियन वायरसेस। अब मैंने आपको जैसा कि बताया कि ये अपना कैनॉट प्रोड्यूस ऑन देयर ओन, खुद से ये प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। इसके लिए उनको सबसे पहले एक लिविंग होस्ट के अंदर इंटर करना पड़ेगा। और अगर जब तक ये किसी भी होस्ट सेल के अंदर, जब तक ये किसी होस्ट सेल के बाहर रहेंगे, तब तक ये किसी तरीके का कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलता जुलता नहीं शो करेंगे। कॉमन अगर कुछ बीमारियों की बात की जाए तो जैसे कि हमारा कोल्ड हो गया, कफ हो गया, फ्लू हो गया, ये सब हमारे कुछ कॉमन बीमारियां हो गई जो कि हमारे वायरसेस की वजह से होती हैं। अगर कुछ सीरियस डिजीज की बात की जाए जिनमें वायरसेस हमारा रिस्पॉन्सिबल है, तो हमारा पोलियो हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ये सब भी हमारे वायरसेस की वजह से ही होते हैं। अब अगर बात करेंगे कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे रहते कहाँ हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे हर तरीके के क्लाइमेटिक कंडीशंस में प्रेजेंट हो सकते हैं, इनके पास कैपेबिलिटी होती है। अब ये जो अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन है वो हमारा आइसी कोल्ड हो सकता है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा हॉट हो सकता है, स्प्रिंग हो सकता है। इवन कि डेजर्ट और मार्शी लैंड्स में भी, मार्शी मतलब जो कीचड़दार जहाँ पे जगह होती है वहाँ पे भी ये प्रेजेंट होते हैं। इवन कि ये हमारे बहुत सारे एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस के अंदर, बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे कुछ अदर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ग्रो करते हैं और कुछ फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं इन्वायरमेंट में। कुछ हमारे डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर में पाए जाते हैं। और अगर बात करें अमीबा के बारे में, तो ये जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, फॉर एग्जांपल अमीबा, ये हमारा अलोन यानी कि इंडिविजुअली प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर फंजाई और बैक्टीरिया की बात करें तो ये सब मोस्टली हमारे कॉलोनीज में प्रेजेंट होते हैं। मतलब कि मैंने बताया था आपको कि ये इवन दो ये हमारे कॉलोनीज में एज वेल एज इंडिविजुअली प्रेजेंट हो सकते हैं। तो उसमें अगर अमीबा जो हमारा होता है वो हमारा कैसे प्रेजेंट होगा, तो ये अलोन होगा, और फंजाई और बैक्टीरिया मोस्टली कॉलोनीज में प्रेजेंट होंगे। तो सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए, जो भी मैंने आपको बताया रिकॉल करा देती हूँ कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे कहाँ प्रेजेंट होंगे। तो ये हमारे इन्वायरमेंट के अलग अलग रेंजेस में प्रेजेंट होंगे। क्यों? क्योंकि ये किसी भी तरीके के इन्वायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। इट मीन्स कि दे कैन बी आइदर फाउंड इन आइसी कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट टू मार्शी लैंड्स, इवन की इनसाइड द बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग्स। ये कुछ ऑर्गेनिजम्स हमारे किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ग्रो करते हैं, कुछ अदर्स कैन एग्जिस्ट फ्रीली इन द एनवायरमेंट। कुछ हमारे डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर में भी पाए जाते हैं, और अमीबा मोस्टली हमारा अलोन प्रेजेंट होता है। और फंजाई और बैक्टीरिया की अगर बात की जाए तो ये हमारा मोस्टली कॉलोनीज में पाया जाता है। अब जैसा कि हम लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के इंट्रोडक्शन देख लिया है, उसके फर्दर क्लासेस को देख लिया, कहाँ पाए जाते हैं वो देख लिया। अब अगर हम लोग बात करेंगे तो इस कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे नेचर में अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई, एल्गी, वायरसेस, ये सब जितने भी हमारे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, हार्मफुल भी हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो इनके कुछ यूजेस क्या हैं, किस तरीके से ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो सबसे पहले अगर इसकी इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो जितने भी हमारे अलग अलग टाइप्स के इकोसिस्टम्स हैं वो सारे इकोसिस्टम में ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट को रिसाइकिल करने का काम करते हैं। मतलब कि ये
हमारा चूंकि ये डिकम्पोजर्स होते हैं, डिकम्पोजर्स मतलब क्या होता है, जो भी हमारा एक फूड वेव या फूड चेन चल रहा है तो डिकम्पोजर्स का भी एक अपना इम्पॉर्टेंट रोल होता है। क्या रोल प्ले करते हैं, तो न्यूट्रिएंट को रिसाइकिल करते हैं। और चूंकि ये हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह पाए जाते हैं, इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं और कुछ इसके हार्मफुल एस्पेक्ट्स है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के यूजेस। अब अगर बात करेंगे यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, तो बहुत सारे अलग अलग फील्ड में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग इसको फूड प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं, इसको कमर्शियल पर्पस से यूज़ करते हैं, इसको मेडिसिन में यूज़ करते हैं। तो वो सारे पॉइंट्स जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हम लोग यूज़ करते हैं एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला है हमारा यूजेस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, किसमें, फूड प्रोडक्शन में। तो फूड प्रोडक्शन में किस तरीके से हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ कर लेते हैं, तो सबसे पहला है हमारा कर्डलिंग ऑफ मिल्क। अब ये कर्डलिंग ऑफ मिल्क से आप क्या समझते हैं, तो जो हमारा प्रोसेस होता है जिसमें कि हमारा कर्ड का फॉर्मेशन होता है, मिल्क से जब हमारा कर्ड बनता है, तो ये जो प्रोसेस है यही हमारा क्या कहलाता है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क कहलाता है। तो आप लोगों ने नाम सुना होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमारा एक बैक्टीरिया, पर्टिकुलरली उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, उस बैक्टीरिया को हम लोग कहते हैं लैक्टोबैसिलस। ये क्या है, हमारा एक बैक्टीरियम है जो कि हमारे मिल्क में ग्रो करता है और उस मिल्क को हमारे कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। अब ये जब हमारा ग्रो कर रहा होता है तो ये जो बैक्टीरिया हमारा लैक्टोबैसिलस, ये क्या करता है, एक एसिड का प्रोडक्शन करता है जिसको कि हम लोग कहते हैं लैक्टिक एसिड। और मिल्क में हमारा क्या प्रेजेंट होता है, लैक्टोज प्रेजेंट होता है। तो ये लैक्टिक एसिड जब धीरे धीरे हमारा कोगुलेट होने लगता है, मतलब कि ये जब जमने लगता है, तो ये धीरे धीरे मिल्क के प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लेता है, जिसकी वजह से कि हमारा ये मिल्क फर्दर एक कर्ड के फॉर्म में तब्दील हो जाता है। अब एक छोटा सा, अगर आप लोग देखे होंगे कि कोई भी फ्रेश मिल्क में हम एक स्मॉल अमाउंट अगर कर्ड का ऐड करते हैं तो फर्दर वो स्टार्ट करना शुरू हो जाता है, हमारा एक स्टार्टर के जैसा वो काम करना शुरू कर देता है और हमारे पूरे दूध को, पूरे फ्रेश मिल्क को वो एक कन्वर्ट कर देता है दही में। तो ऐसा कैसे होता है, तो जो हमने एक छोटा सा अमाउंट लिया है कर्ड का, जो कि हमारा एक एज अ स्टार्टर यहाँ पे एक्ट कर रहा है, उसमें मिलियंस हमारे लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट होते हैं और जैसे ही इसको सूटेबल टेम्परेचर मिलता है तो ये फर्दर मल्टीप्लाई करने लगता है और ये मिल्क को हमारे कर्ड में तब्दील कर देता है, बदल देता है। इससे क्या होता है, हमारे मिल्क का क्वालिटी, न्यूट्रिशनल क्वालिटी जो भी रहता है वो भी बढ़ जाता है, उसमें हमारा विटामिन B12 काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है एज कम्पेयर टू मिल्क से जब हम कर्ड में आते हैं तब की बात कर। नेक्स्ट हमारा फूड प्रोडक्शन में पहला हम लोग देखें कर्डलिंग ऑफ मिल्क में हम लोग यूज़ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, और दूसरा है हमारा मेकिंग चीज़ में, मतलब जितने भी चीज़, पनीर जो भी हम लोग यूज़ करते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स, वो सब भी हमारे बैक्टीरिया इसके हेल्प से ही प्रिपेयर्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें हमारा कौन सा बैक्टीरिया हेल्प करता है, तो डेट इज लैक्टोबैसिलस एज वेल एज स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, ये दोनों बैक्टीरिया हमारे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक चीज़ और पनीर को प्रिपेयर करने में। तो ये भी हमारा एक यूजेस हो गया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, जो कि हमारे हेल्प करेंगे फूड प्रोडक्शन में, चीज़ को बनाने में। फर्दर अगर हम लोग बात करेंगे फूड प्रोडक्शन के नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के यूजेस के, तो वो हमारा हो जाएगा मेकिंग ब्रेड में, मतलब ब्रेड का भी प्रोडक्शन में हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्पफुल है। किस तरीके से अब हमारा ये हेल्पफुल है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी हमारा ब्रेड हो गया, केक हो गया या फिर पेस्ट्रीज हो गया, फिर इससे मिलते जुलते और भी जो जितने भी सिमिलर प्रोसेसेस हैं, हमारे प्रोडक्ट्स हैं, फूड प्रोडक्ट्स हैं, उनमें क्या होता है, ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। ईस्ट हमारा हेल्प करता है इनको प्रोड्यूस करने में, इनके प्रोडक्शन में। मतलब कि जितना भी हमारा प्रोसेस होता है ब्रेड बनाने का, केक बनाने का, पेस्ट्री बनाने का, उस प्रोसेस में हम लोग ईस्ट का यूटिलाइज करते हैं, जो कि हमारा फर्दर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और हमारा हेल्प आउट करता है। ये क्या करता है, जो भी हमारा जो डो होता है जो हम लोग प्रिपेयर करते हैं ब्रेड बनाने के लिए या फिर केक बनाने के लिए, उसको ये क्या करता है, उसको ये सॉफ्ट, इस डो को, वॉल्यूम को ये राइज कर देता है। कैसे राइज कर देता है, तो इसमें जितने भी हमारे कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, जो कि हमारा रेस्पिरेशन से रिलीज होता है ईस्ट सेल के द्वारा, वो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स को फिल कर देता है और ये इस तरीके से उसके वॉल्यूम को इंक्रीज करके उस डो को फाइनली बेक होता है जब ये, तो काफी ज्यादा हमारा ये डो रेज्ड हो जाता है। मतलब कि अगर हम लोग
जब हमारा ये डॉ बेक हो रहा होता है तो उस दौरान ये कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे रिलीज किया है इस सेल ने रेस्पिरेशन के प्रोसेस से वो एस्केप कर जाता है, और जिसकी वजह से कि हमारा ये जो डॉ होता है वो काफी ज्यादा पोरस एज वेल एज स्पॉन्जी हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग इसकी यूजेस की बात करेंगे फूड प्रोडक्शन में, तो ये हमारा मेकिंग पफ्ड अप डॉ फॉर सम अदर फूड आइटम्स, मतलब कुछ कुछ और भी हमारे फूड आइटम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे हो गए इडली, डोसा, इसमें कुछ ऐसे होल्स क्रिएट हो जाते हैं। कैसे क्रिएट हो जाते हैं? तो सेम प्रोसेस, उसमें भी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप कर जाता है उस पर्टिकुलर डॉ से जब भी हमारा ये प्रिपेयर हो रहा होता है, और उस डॉ को वो पफ्ड अप और पोरस स्पॉन्जी बना देता है। अब ये जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है दैट इज ईस्ट, ये इसको पफनेस देने में, इस तरीके के डॉ को प्रिपेयर करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि ईस्ट सेल्स ही जो हमारे होते हैं वो रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि फर्दर हमारे डॉ को रेज करने में हेल्प आउट करता है। नेक्स्ट हम लोग अगर इस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के यूजेस की बात करें तो हमारा है दैट इज डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स के फर्मेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल कुछ फूड आइटम्स जैसे कि हमारे फिश हो गए, सोयाबीन हो गए, बैम्बू शूट्स हो गए, ये सब क्या होते हैं, इन लोगों को फर्मेंट करके कुछ कंट्रीज में खाया जाता है। तो ये जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है वो भी हमारे इस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। तो फूड प्रोडक्शन के अंदर डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे किस किस तरीके से किस किस चीज़ों में हेल्प कर रहे हैं वो सब हम लोगों ने देखा। नंबर 1 इज कर्डलिंग ऑफ मिल्क में, चीज़ बनाने में, ब्रेड बनाने में, पफ्ड अप डॉ बनाने में, फर्मेंटेशन करने में, डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स के फर्मेंटेशन में। ये था हमारा कुछ यूजेस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का फूड प्रोडक्शन की कैटेगरी के अंदर। अब नेक्स्ट कैटेगरी हम लोग देखेंगे दैट इज इसके कमर्शियल यूजेस क्या क्या है, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरीके से कमर्शियली हम लोगों को हेल्पफुल है या यूजफुल है हमारे लिए, वो देखेंगे। तो कमर्शियल यूज में सबसे ज्यादा अगर बात की जाए इसके यूजफुलनेस की, तो ये है हमारा कि ये हमारा यूज होता है फर्मेंटेशन ऑफ नेचुरल शुगर, जिसका कि हम लोग फर्मेंट करके क्या बनाते हैं, अल्कोहल बनाने में हम लोगों का ये कमर्शियल पर्पज से जो बनता है हमारा अल्कोहल, उसमें ये हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प करेगा। अब ये जो कमर्शियल यूज है हमारा, जिसमें कि हम लोग नेचुरल शुगर को फर्मेंट कराते हैं और अल्कोहल का प्रोडक्शन करते हैं, तो इसको समझने से पहले हमें सबसे पहले ये टर्म क्लियर होना चाहिए दैट इज फर्मेंटेशन। अब ये फर्मेंटेशन होता क्या है? तो फर्मेंटेशन हमारा वो एक प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग शुगर को कन्वर्ट करते हैं, किस में, अल्कोहल में, और इसको कन्वर्ट करने वक्त ध्यान में क्या रहना चाहिए कि ऑक्सीजन का मात्रा नहीं होना चाहिए। मतलब द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग शुगर इनटू अल्कोहल इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। वो प्रक्रिया जिसमें कि कॉमन शुगर को हम लोग अल्कोहल में बदल दें इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, फर्मेंटेशन कहेंगे। अब ये फर्मेंटेशन नेचुरल शुगर का होगा कैसे और कैसे अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है, तो थोड़ा सा मैं इसको भी ब्रीफ कर देती हूँ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ईस्ट जो है उसको लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे, मतलब अल्कोहल, वाइन, बियर, ये सब बनाने के लिए ईस्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब कैसे इसको यूज किया जाता है? तो इसके लिए सबसे पहले ईस्ट को ना ग्रो कराया जाता है। कहाँ? नेचुरल शुगर्स के ऊपर, जो कि कहाँ कहाँ हमारे प्रेजेंट होते हैं, तो बार्ली में, व्हीट में, राइस में, या फिर क्रश जो फ्रूट जूसेस होते हैं उनके ऊपर इनको ग्रो कराया जाता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है कि इसमें हमेशा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होने चाहिए। वहाँ पे ये ईस्ट सेल्स ग्रो करेंगे, और जब ये ईस्ट सेल ग्रो करेंगे तो हमारा जो नेचुरल शुगर है, बार्ली का, व्हीट का, राइस का, फ्रूट्स में, ग्रेन्स में, ये सारे बदल जाएंगे हमारे अल्कोहल में या फिर इथानॉल में, और इसी तरीके से हमारे अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट हमारा कमर्शियल यूज है दैट इज इन द प्रोडक्शन ऑफ साइट्रिक एसिड और विनेगर। अब ये साइट्रिक एसिड का हम लोग इस्तेमाल कहाँ करते हैं? तो अलग अलग जितने भी हमारे सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्रीज हैं वहां पे हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, साइट्रिक एसिड का। अब ये साइट्रिक एसिड का जो हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्रीज में के प्रोडक्शन में इस्तेमाल करते हैं, वो करते कैसे हैं? तो एक हमारा फंगस है जिसको कि हम लोग कहते हैं, इसका नाम होता है एस्परगिलस। ये हमारा एस्परगिलस नामक फंगस हमारा यूज किया जाता है, या फिर इसकी हेल्प से हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्रीज में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किस लिए? ये साइट्रिक एसिड का प्रोडक्शन करता है।
फर्दर अगर बात करेंगे विनेगर की, जिसको कि हम लोग सिरका भी कहते हैं, जिसको कि कॉमनली हम लोग एसिटिक एसिड भी कहते हैं, तो इसका भी हम लोग प्रोडक्शन कैसे करते हैं, तो इसमें क्या होता है, हमारा एसिडोबैक्टर नामक एक हमारा बैक्टीरिया है, जिसको कि हम लोग अल्कोहल के ऊपर जब ये एक्शन करता है, ये हमारा कैसा बैक्टीरिया, तो ये हमारा एरोबिक बैक्टीरिया है और ये प्रोडक्शन करता है एसिटिक एसिड का या फिर विनेगर का, और ये हमारा एक तरीके से हेल्पफुल है कमर्शियल पर्पस के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट कैटेगरी देखेंगे यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, तो ये है हमारा मेडिसिनल यूज, मतलब मेडिसिन के फील्ड में भी हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें भी किस तरीके से करता है, तो इसमें हमारा हो जाएगा कि ये जितने भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम लोग इस्तेमाल करते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, प्रिपरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि अब ये एंटीबायोटिक्स क्या होता है, तो अगर एंटीबायोटिक्स की बात करें हम लोग, तो वैसे मेडिसिन्स जो कि किल करते हैं या फिर स्टॉप करते हैं किसी भी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, और उनका प्रोडक्शन हो कैसे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जैसे बैक्टीरिया या फंजाई से, उन्हीं को हम लोग कहते हैं एंटीबायोटिक्स। मतलब कि मेडिसिन्स दैट किल और स्टॉप the growth of the disease causing microorganisms and are produced by microorganisms like bacteria और fungi are called antibiotics। मतलब कि वैसी दवाइयाँ जो कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाली बीमारियों को खत्म करता हो, मारता हो, और ये बना किस चीज से होता है, हमारा डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही। कौन कौन से, दैट इज बैक्टीरिया और फंजाई से, उसी को हम लोग कहते हैं एंटीबायोटिक्स। आई होप कि आपको एंटीबायोटिक्स का डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। अब कुछ एंटीबायोटिक्स के मैं नाम बता देती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स हमारे होते हैं, जो कि फंजाई और बैक्टीरिया से बने होते हैं। दैट इज हमारा कौन कौन सा हो गया, तो नंबर 1 इज स्ट्रेप्टोमाइसिन, नंबर 2 इज टेट्रासाइक्लिन एंड नंबर 3 इज इरिथ्रोमाइसिन। ये सारे कुछ हमारे कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स हैं जो कि हमारे फंजाई और बैक्टीरिया से बनते हैं। I've mentioned all the points which I have discussed। अब सबसे पहला एंटीबायोटिक की अगर बात की जाए कि हमारा सबसे फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सा था जो डिस्कवर्ड हुआ था, तो डेट इज हमारा पेनिसिलिन। याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। पेनिसिलिन क्या है, हमारा फर्स्ट एंटीबायोटिक है जो कि डिस्कवर्ड हुआ था। नेक्स्ट यूजेस, 3 यूजेस हम लोगों ने देख लिया है। नंबर 1 फूड प्रोडक्शन, नंबर 2 कमर्शियल यूजेस एंड नंबर 3 इज मेडिसिनल यूज। अब नंबर 4 हम लोग देखेंगे, तो सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ फूड, तो यही हमारा हो जाएगा नेक्स्ट यूजेस, सोर्सेज ऑफ फूड। किस तरीके से हमारा ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक फूड का सोर्स है उसके बारे में पढ़ें। तो सबसे पहले सोर्सेज ऑफ फूड में हम लोग देखेंगे तो कुछ एल्गी एंड सीविड्स के बारे में, ठीक है। तो अब ये बहुत सारे सीविड्स, क्लोरेला, ये सब हमारे फूड सप्लीमेंट्स के जैसा इस्तेमाल किए जाते हैं अलग अलग कंट्रीज में। ये हमारे डायरेक्ट सोर्स ऑफ फूड होते हैं बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स के लिए, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये एज अ सोर्स ऑफ फूड भी हमारे लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्पफुल है। नेक्स्ट अगर बात की जाए ईस्ट की, तो आप लोगों ने बहुत एक कॉमन हमारा नाम सुना होगा, डेट इज मशरूम। इसमें हमारे बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ रिच सोर्स हमारा प्रोटीन और विटामिन्स होता है, और ये काफ़ी ज़्यादा लोगों के द्वारा यूज़ किया जाता है एज अ सोर्स ऑफ देयर फूड। फर्दर और भी बहुत तरीके के ईस्ट हैं जिनमें प्रोटीन्स और विटामिन्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं उनका, और उनको भी हम लोग यूज़ करते हैं एज अ न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स के लिए। नेक्स्ट यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हम लोग देखेंगे इन द फॉर्म ऑफ कमेंशियल्स। अब ये कमेंशियल्स क्या होता है, तो वैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि हमारे बॉडी के अंदर रहते हैं और हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, कमेंशियल्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी बैक्टीरिया, अगर स्पेसिफिक बैक्टीरिया का बारे में बात की जाए तो हमारा लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, जो कि हमारे ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन इंटेस्टाइन में हमारा रहता है प्रेजेंट, और वहाँ पे ये हमको हेल्प करता है डिफरेंट फूड जो हम लोग कंज्यूम करते हैं उनको डाइजेस्ट करने में, एज वेल एज अलग अलग डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को ये डिस्ट्रॉय करने में भी हमारा हेल्प करता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि एग्रीकल्चरल यूज।
मतलब एग्रीकल्चर के फील्ड में किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूजफुल है। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, एक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स के बारे में, मतलब नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के बारे में, नाइट्रिफिकेशन के बारे में, तो उसमें क्या होता है, वो भी राइजोबियम नामक एक बैक्टीरिया होता है जो कि हमारे लेगुमिनस प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है और फर्दर उनको जो नाइट्रोजन कंटेंट प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, जो कि उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। फर्दर वहाँ से किस तरीके से नाइट्रोजन हमारे पास पहुँचता है, हमारे बॉडी के अंदर जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डायरेक्ट फॉर्म में नाइट्रोजन एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन वो हमारे लिए डायरेक्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन डायरेक्ट फॉर्म में उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते हम लोग, इसलिए बहुत सारे बैक्टीरिया उसको कन्वर्ट करते हैं जिस तरीके से हमारा प्लांट फर्दर उसको यूटिलाइज कर सके और वो हमारे तक पहुंच सके। तो एग्रीकल्चरल यूज में हमारा आ जाएगा नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, दैट इज राइजोबियम। वो हमें किस तरीके से हेल्प करेगा, किस तरीके से वो हमारे फर्टिलिटी को इंक्रीज करेगा, सॉइल को वो इनरिच करेगा नाइट्रोजन से। नेक्स्ट यूज है हमारा, दैट इज एनवायरमेंटल यूज। अब क्लीनिंग द एनवायरनमेंट की अगर बात की जाए तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया हो गए, फंजाई हो गए, ये सब हमारा क्या करता है, हेल्प करता है डिफरेंट वेस्ट मटेरियल जो कि हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है उसको रिसाइकल करने में। अब ये जो प्रोसेस होता है कि ये सारा बैक्टीरिया, फंजाई इसको रिसाइकलिंग में हेल्प करेगा वेस्ट मटेरियल को, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिकम्पोजिशन। मतलब तो अगर डिकम्पोजिशन का डेफिनेशन देखा जाए तो डिकम्पोजिशन क्या होता है हमारा, तो ब्रेकिंग डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक मटेरियल मतलब प्लांट से या एनिमल से मिलने वाले सारे प्रोडक्ट्स हमारे ऑर्गेनिक मटेरियल कहलाएंगे। इनको सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में तोड़ना ही हमारा क्या कहलाता है, डिकम्पोजिशन। और ये प्रोसेस किसके हेल्प से होता है, तो इसमें हमारा डिफरेंट माइक्रोब्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और जिस प्रोसेस जो माइक्रोब्स हमारा इसमें हेल्प करते हैं इस डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में, उनको ही हम लोग क्या कहेंगे, डिकम्पोजर्स। तो यहाँ पे हमारे डिकम्पोजर्स कौन कौन से एक्ट कर रहे हैं, डैट इज बैक्टीरिया और फंजाई, क्योंकि ये हमारा फीड करते हैं, मतलब इनका भोजन क्या होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट। ऑर्गेनिक वेस्ट में क्या क्या आ गया हमारा, जैसे कि डेड प्लांट्स आ गए, एनिमल्स आ गए, फीसेज आ गए, एक्सक्रीटा जिसको हम लोग बोलेंगे, इनको ये क्या करता है। अब ये जो हमारा डिकम्पोजर्स है ये क्या करेगा, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो भी हमारा डिकम्पोजिशन प्रोसेस के दौरान रिलीज होता है, जिसमें कि अलग अलग हमारे मिनरल्स जैसे कि नाइट्रोएट्स, फॉस्फेट, पोटेशियम, आयरन, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे प्रेजेंट होते हैं। और ये सारे कंपाउंड्स हमारे प्लांट्स के लिए हेल्पफुल होते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान। तो ये जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे इस वेस्ट को रिसाइकल कर देते हैं, जिससे कि क्या होगा, हमारा एनवायरनमेंट भी क्लीन हो जाएगा एज वेल एज प्लांट्स को हेल्प भी मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जैसे कि हमारे प्लास्टिक हो गए, टीन हो गए, पॉलीथीन हो गए, ये सब हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनको डिग्रेड नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब भी हम लोग डिस्पोज करें तो बायोडिग्रेडेबल एज वेल एज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग अलग डिस्पोज करना सही रहेगा। अब नेक्स्ट हमारा एनवायरमेंटल यूज के अंदर आ जाएगा, दैट इज सीवेज ट्रीटमेंट। अब ये सीवेज क्या होता है, तो जितने भी हमारे ऑर्गेनिक वेस्ट हो गए, फॉर एग्जांपल हाउस होल्ड वेस्ट हो गए, ह्यूमन और एनिमल एक्सक्रीटा हो गए, फैक्ट्री वेस्टेज हो गए, ये सारे जितने भी हमारे सीवेज में होते हैं ये सारा चीज। अब ये जो सीवेज ट्रीटमेंट है उस दौरान इस सीवेज को हम लोग ट्रीट करते हैं, मतलब कि क्या करते हैं, जितने भी हमारे प्लांट्स हो गए, अब हमारा जो सीवेज है वो उसको ट्रीट किया जाता है। जब भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, तो वहां पे क्या किया जाता है, उनको फ्री किया जाता है जितने भी हमारे हार्मफुल सब्सटेंसेस उसमें प्रेजेंट है उनसे, और उसके बाद उसको रिवर में फ्लो कराया दिया जाता है। अब जब हम ये सीवेज ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं उस दौरान एक गैस जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, बायोगैस, उसका कॉमन प्रोडक्शन होता है, जो कि हमारा एक कॉमनली यूज्ड फ्यूल है। और ये फ्यूल हमारा कैसा है, रिन्यूएबल है, ये एज वेल एज इको फ्रेंडली नेचर का होता है। तो ये सारे कुछ हमारे यूजेस थे, किस तरीके से डिफरेंट तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए हेल्पफुल है। फॉर एग्जांपल कमर्शियल्स के रूप में, एग्रीकल्चरल यूजेस में, एनवायरमेंटल यूज में, मेडिसिनल यूज में, फूड प्रोडक्शंस में, किस तरीके से ये क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आई होप कि मैंने सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर करा दिए हैं, बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट रह गया हो या भी कोई भी टॉपिक आपको समझ नहीं आया हो, कोई भी ऐसा वर्ड जो कि मैंने इस्तेमाल किया और आपको नहीं क्लियर हुआ हो, तो मेक श्योर
you clear your doubts by asking me in my comment sections. सिंपली आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में एक कमेंट कर दीजिएगा जो भी आपको डाउट हो, एंड आई मेक श्योर कि आपके कमेंट्स आंसर हो. ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, ख्याल रखिए. थैंक यू, बाय बाय.